नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और प्रदेश के विकास, शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन के जरिए विद्यार्थियों को अपनी बात रखने, अपने विचार साझा करने और प्रदेश के भविष्य को लेकर अपनी सोच सामने रखने का मंच मिल रहा है। युवाओं की सोच और उनके सुझाव किसी भी प्रदेश के विकास के मजबूत नींव होते हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों की आकांक्षाओं, चुनौतियों और उम्मीदों को समझने की कोशिश की जा रही है। जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि भैया जी ने कहा कि ये जो बातचीत है वो केवल मुझे ही नहीं करनी है। मैं कोई यहाँ आप लोगों के बीच में आज भाषण देने नहीं आया हूँ। भाषण तो रोज होते हैं। आज मैं आप लोगों से मिलने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि जो आप लोगों ने निबंध लिखा है, ऐसे लिखा है इसमें मेरे सपनों का उत्तराखंड, और इसके पीछे हम लोगों की सोच है कि हमारा उत्तराखंड कैसा होना चाहिए। और मैंने कुछ एक आप लोगों के लिखे हुए लेख देखे हैं, इसमें बहुत अच्छा लिखा है सबने। सच में मुझे लगता है कि जब ये सेलेक्ट करने होंगे कि कौन से आगे कौन से पीछे, किसने अच्छा लिखा है, किसने और अच्छा लिखना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि जो आपके चेक करने वाले, क्या बोलते हैं उनको निबंध जो जांचेंगे, इवैल्यूएशन जो करेंगे, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सबने एक से एक अच्छा लिखा है। मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और अच्छा हुआ कि आज कल हमारे जो एक हमारा बहुत विशेष त्यौहार, विशेष पर्व, रक्षाबंधन का पर्व भी है। अभी मुझे यहाँ आते हुए हमारे स्कूल की छोटी बेटियों ने मुझे ये रक्षाबंधन राखी बांधी है, तो मैं आप लोगों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बधाई देता हूँ। जैसा इधर देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार सहित सभी प्रदेश पदाधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर महिला मोर्चा की बहनों ने प्रदेश नेतृत्व के दीर्घायु और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और बहनों की रक्षा का संकल्प दोहराया। देखिए, रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। रक्षा सूत्र केवल एक व्यक्ति को रक्षित करने का विषय नहीं है, बल्कि उस दिन प्रण लिया जाता है देश की रक्षा के लिए। देश के अंदर की कुरीतियों को नष्ट करने के भाव के साथ वो सूत्र पहनाया जाता है और अपेक्षा की जाती है बहन की भाई से कि वो देश के समग्र विकास में अपना योगदान दे, और उसके दीर्घायु की कामना बहनें करती हैं। इसलिए त्यौहार अब उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी प्रदेश भर में विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के 7 अक्टूबर 2001 से अब तक के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान 6 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में चित्रकला और
वक्तव्य प्रतियोगिताएं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सम्मान और मातृ संवाद आयोजित किए जाएंगे। 7 अक्टूबर को प्रदेश भर में सेवा ज्योत कार्यक्रम होगा। सेवा मेरा योगदान अभियान के तहत 25 सेवा केंद्रों पर 25 सेवा कार्य किए जाएंगे, जिसमें कार्यकर्ता 25-25 मिनट श्रमदान करेंगे। वहीं सेवा सेतु अभियान के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सितंबर को हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है। और इस जन्म दिवस के कार्यक्रम को चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी और तब से लेकर के आज तक 25 वर्ष उनको हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित उनका शासनकाल रहा है, तो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें संत समाज की भूमिका को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया कि आज के संत केवल आध्यात्म और पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज की कुरीतियों को दूर करने और विकास के कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण सोच और भूमिका निभा रहे हैं। बयान में विकास की तस्वीर पेश करते हुए कहा गया कि जो दूरी पहले 10-10 घंटे में तय होती थी, वो आज महज 3.5 घंटे में पूरी हो जाती है। इससे प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों से जोड़कर देखा गया। वहीं संत समाज के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के उद्घोष को भी बड़ी उपलब्धि बताया गया। कहा गया कि संत महात्माओं के कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होना देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संतों के कार्यक्रम में वंदे मातरम पर जोर, संत समाज की बदलती भूमिका पर बड़ा बयान। संत अब अध्यात्म के साथ विकास में भी भागीदार हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने ईडी की कार्रवाई और नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। हरक सिंह रावत का आरोप है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब ईडी उनके घर पहुंचती है या उन्हें नोटिस दिया जाता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी तरह के दबाव से डरने वाले नहीं हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि जांच एजेंसियों के नोटिस और कार्रवाई के बावजूद वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस बार वो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी 2027 के चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और हरक सिंह रावत के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। देखिए, हरक सिंह रावत मैं छात्र राजनीति से आया हूँ और मैंने बहुत बार पौड़ी जेल में, पुरानी पौड़ी जेल में, देहरादून जेल में, बहुत छात्र आंदोलनों में, शिक्षक आंदोलनों में, अंशकालिक टीचर्स के लिए मैंने बहुत मुकदमे झेले और जन समस्याओं के लिए जेल जाना मेरी आदत है। एक पैर हमारा जेल में होता है, एक पैर सड़कों पर होता है। मुझे कोई नहीं, और मुझे ज्यादा मैं आज आपको कह रहा हूँ, जब मैं मंत्री रहता हूँ उतना ज्यादा खुशी महसूस नहीं करता हूँ जितना मैं सड़कों पर लोगों के लिए जब संघर्ष करता हूँ या मैं संघर्ष में सहयोग करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करता हूँ, लोगों के जज्बात के लिए संघर्ष करता हूँ, लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, तो तब ऐसा लगता है कि जैसे एक सिपाही देश की सीमा की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है, उसी तरह हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व से पहले पौड़ी की महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM की ओर से महिला समूहों के लिए एक वाहन उपलब्ध कराया गया है। इस वाहन की मदद से गाँव में तैयार होने वाले उत्पादों को आसानी से बाजार तक पहुँचाया जा सकेगा। पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता और परियोजना निदेशक ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि वाहन के जरिए गांव-गांव से महिलाओं के उत्पाद एकत्र कर बाजारों तक पहुंचाए जाएंगे। इससे उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और महिलाओं की आमदनी में इजाफा करने में मदद मिलेगी। इस पहल से महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के बेहतर विपणन और बिक्री के लिए नई सुविधा मिलेगी।
आज हमारे ब्लॉक में महिलाओं को NRLM के द्वारा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा एक पिकअप वाहन दिया गया है और यह हमारे विकास खंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है हमारी यहाँ की महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वह स्थानीय उत्पाद और हैंडीक्राफ्ट जैसे बहुत से कार्य कर रही हैं, जिनमें कि उनको मतलब बाजार तो दिया जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो ये एक बहुत बड़ी आज हमारे लिए खुशी और गर्व का दिन भी है कि हमारे ब्लॉक को यह वाहन दिया गया। और जैसे कि कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के पहले दिन ही बहनों को यह तोहफा देने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मातृशक्ति को इतना स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया है। इधर पौड़ी गढ़वाल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए राज्य आंदोलनकारी का दर्जा हासिल करने के आरोपों का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कुछ महिला आवेदक राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी के नेतृत्व में डीएम गढ़वाल से मिली। महिलाओं ने राज्य आंदोलनकारियों की जांच की मांग उठाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट नमन चंदोला पर जमकर नाराजगी जताई। महिलाओं का आरोप है कि नमन चंदोला उन्हें राज्य आंदोलनकारी घोषित होने में बाधा डाल रहे हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। धन्यवाद करना चाहते हैं। और वास्तविक आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, हमारे बीच के अपने ही भाई बंद लोग हमको जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति को जलील कर रहे हैं, तो वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पिछले साल भी जो है मेरे से सुषमा भंडारी जी ने कह दिया था, वो मैसेज इसने मेरे व्हाट्सएप में भी डाले, लेकिन मैंने कहा कि चल ऐसा है कि तू भी एक महिला होने के नाते, मैं भी एक महिला होने के नाते, वो मैंने कहा हमारा ही भाई है नमन चंदोला, कोई बात नहीं है। मैंने कहा चलो उससे गलती हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमने जो है इसका बहुत बड़ा प्रकरण हो जाता अगर हम उन चैटिंगों को और वो वीडियो कॉल जो ये बात कर रहा था उसे LIU के पास या DM साहब के पास चले जाते तो बहुत बड़ा प्रकरण होता। आरोप काफ़ी हास्यास्पद। पहले तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं वो सभी आंदोलनकारी नहीं है। मैं यही बात लगातार कहते आ रहा हूँ कि एक लंबी लड़ाई हम लगातार फर्जी आंदोलनकारियों को लेकर लड़ते आ रहे हैं। ये पूरा मामला उसी के इर्द गिर्द है। और जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि फर्जी आंदोलनकारी वाले प्रकरण को मैं जो उठा रहा हूँ वो इस प्रदेश के आंदोलनकारियों का अपमान है, तो ये बिल्कुल निराधार है। प्रदेश ये जो हमारा प्रदेश है ये राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान से हमें मिला है और उनकी किसी भी खूबी, उनके किसी भी बलिदान और उनके किसी भी त्याग का श्रेय हम फर्जियों को बिल्कुल। इसमें अभी कुछ हमारी जो राज्य आंदोलनकारी सम्मानित यहाँ पे उपस्थित हुई थी, तो उनके द्वारा कुछ यहाँ पे चिट्ठी दी गई है कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और फर्जी आंदोलनकारी कह रहे हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने पुलिस को भी लेटर भेजा है और साथ में अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ सच में पाई जाती हैं तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो भी आगे की जाएगी। प्रदेश में बीजेपी को आज सियासी मजबूती मिली है। गोरखा समुदाय में प्रभाव रखने वाले राजनीतिक दल गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि GDF ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में GDF के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही ने अपने तमाम समर्थकों और सदस्यों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट का गोरखा समाज में अच्छा प्रभाव है और उसके केंद्रीय अध्यक्ष ने पूरे दल का बीजेपी में विलय किया है, जिसका पार्टी ने स्वागत किया है। यानी एक तरफ बीजेपी इसे संगठन के विस्तार और मजबूती के तौर पर देख रही है, तो दूसरी ओर गोरखा समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में भी इसे अहम कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड का राजनीतिक दल और जिसका गोरखा समाज में बहुत प्रभाव है, ऐसे गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सूर्य विक्रम शाही जी ने अपने पूरे दल का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया है। मैंने उनको विधिवत रूप से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और मैं कह सकता हूँ इससे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्राप्त होगी। उत्तराखंड का हर कोने में गोरखा समुदाय रहता है। मैं देहरादून की बात करूं, पिथौरागढ़ की बात करूं,
चमोली की बात करूं, टिहरी की बात करूं, तो कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ गोरखा समुदाय बड़ी संख्या में रहता हो। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी अपने लगन से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रही है और देश को संभालने में और देश को विकास करने में और पार्टियों से कई गुना ऊंचाई ले चुका है। और हम लोग अलग छोटी छोटी पार्टी से या कोई और पार्टी लेकर के किसी का नुकसान करने से बजाय देश को बचाना है तो हमें मिलजुल के काम करना होगा। इधर अल्मोड़ा में एसआईआर को लेकर प्रशासन ने प्रगति की समीक्षा की। अपर डीएम युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंट 1 के साथ बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 4,71,938 मतदाता हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कुल 98,529 नोटिस जारी किए गए थे और सभी नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 97,683 मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सुनवाई के लिए जिले में 72 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किए गए हैं। वहीं जिले के 949 मतदेय स्थलों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए कुल 856 सुनवाई स्थल निर्धारित किए गए हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल हलवाई पक्ष की ओर से पठान पक्ष पर आरोप लगाए गए थे। वहीं आज पठान पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। उनका कहना है कि उनकी तरफ से किसी फैसले को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। पठान पक्ष ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले उनके एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट की गई जो घास लेकर घर लौट रहा था। इसके बाद दूसरी तरफ से भारी पथराव किए जाने का भी आरोप लगाया गया। साथ ही पठान पक्ष ने दावा किया कि हलवाई पक्ष के कुछ लोग खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर गांव में भय का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने पुलिस से ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो गाँव में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। इधर देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। महिला की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है और शक उसके पति पर भी है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी प्रमोद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है। सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 2 दंपत्ति अपने बच्चों के साथ मकान मालिक के आवास में रह रहे थे। मृतका घरेलू काम करती थी। फिलहाल महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या ये हत्या का मामला है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। देखिए, ये थाना डालनवाला का क्षेत्र है। तो यहाँ पे सूचना ये मिली थी तकरीबन 11 बजे के आसपास कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। तो तत्काल जैसे सूचना मिली थी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और मेरे द्वारा भी मौका मुआयना कर लिया गया और अभी जो आगे की कार्रवाई है एफएसएल यूनिट को उसको बुला लिया गया है और बाकी जो आगे की संविधि कार्रवाई है वो हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।